हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड पार्ट 2। हम इसमें यूनिटरी मेथड का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था समानुपात, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में था। इसमें हमारा आएगा अब व्युत्क्रमानुपात। ये हमारा सेकंड पार्ट है। व्युत्क्रमानुपात में आपको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि A/B फिर रेशो C/D, ये हमारा व्युत्क्रमानुपात में आएगा। इसमें क्या करना होगा, पहला पॉइंट A और C, B और D क्या होंगे, सिमिलर। दूसरा पॉइंट A और अनुपात B का मतलब यहाँ पर आएगा A/B इक्वल टू C/D। समानुपात में लिखा था A/B बराबर C/D, बट व्युत्क्रमानुपात में आएगा A×B बराबर C×D। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होगा जब एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे उस टाइम दूसरी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर आपका ये लॉजिक लगेगा, व्युत्क्रमानुपात इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है एक कार एक स्थान पर पहुंचने में 60 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे लेती है, तो 80 किलोमीटर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। अब देखो, स्पीड और टाइम, अब फॉर्मूला हमें पता ही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसमें फर्स्ट पार्ट में कि जब स्पीड और टाइम इन दो चीज़ों की बात कर रहा है तो हम थर्ड चीज़ को क्या मान के चलेंगे, फिक्स मान के चलेंगे। और आप क्वेश्चन में चेक भी कर सकते हो, एक कार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है 60 की चाल से, फिर उसी कार को 80 की चाल से उसी स्थान पर जाना है। तो डिस्टेंस कैसी है, सेम। जनरली आपको ये चीज़ सेम मिलेगी, आपको ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब देखो, स्पीड टाइम फिर समानुपात, स्पीड टाइम। तो अब पहले चेक करो कि इसमें समानुपात है या व्युत्क्रमानुपात है। अब ये स्पीड है, अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मुझे टाइम क्या लगेगा, कम। जितनी तेज़ से व्हीकल चलाओगे उतना टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये एक दूसरे को उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, व्युत्क्रमानुपात। तो पहली स्पीड 60, टाइम 2, दूसरी स्पीड 80, टाइम पूछ रहा है। तो रिजल्ट आएगा 60/2 नहीं लिखना, 60×2 बराबर 80 गुना क्वेश्चन मार्क। ये आ जाएगा 20 या 60, 20 चौका 80, 2 दूनी 4, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 3/2 आवर। तो उसे टाइम लगेगा 3/2 घंटे, 1.5 घंटे का समय उसे लगेगा अगर वो 80 की चाल से जाता है। तो इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। नेक्स्ट देखते हैं, 25 किसान एक खेत को 60 दिन में जोत सकते हैं, तो कितने किसान वही खेत 20 दिन में जोत सकते हैं। तो देखो, एक तरफ तो आ रहा है किसान, नंबर ऑफ पर्सन, पी का मतलब पर्सन, 60 दिन, डी का मतलब डेज, फिर परसेंटेज, क्योंकि मैंने बताया था दोनों सिमिलर होंगे, इधर से ये दोनों सिमिलर होंगे। तो अब देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ 25 किसान 60 दिन है, अगर 25 से ज़्यादा किसान होंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। पर्सन बढ़ते जाएंगे, काम क्या हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा, तो समय कम लगेगा। मतलब पर्सन बढ़े तो डेज क्या होंगे, कम। मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात है। 25 60, उधर आ जाएगा आपके पास कितने किसान पूछ रहा है, दिन बताए हैं 20। व्युत्क्रमानुपात है मल्टीप्लिकेशन, 25×60 बराबर क्वेश्चन मार्क गुना 20। 20 तिया 60 और 25 तिया 75, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 75। तो 75 किसानों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे काम कितने दिन में पूरा होगा, 20 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो लेक्चर में आपको सारे व्युत्क्रमानुपात वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है 200 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। यदि 60 सैनिक छुट्टी पर चले जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो सबसे पहले है सैनिक, उसके बाद है भोजन। एस का मतलब सैनिक है, बी एच का मतलब भोजन है, ठीक है। अब सैनिक बढ़ेंगे तो भोजन क्या हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भोजन की जगह आप डेज भी लिख सकते हैं, डेज। तो भोजन क्या करेगा, कम दिन के लिए चलेगा। जितने ज़्यादा सैनिक होंगे उतना खाना कम दिन चलेगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात हो गए। तो कितने सैनिक हैं, 200, दिन है 50, फिर समानुपात
60 सैनिक छुट्टी पर चले गए तो बचे कितने 140 दिन आपसे पूछ रहे हैं। तो लॉजिक इसमें मल्टीप्लिकेशन लगेगा 200 गुना 50 बराबर 140 गुना क्वेश्चन मार्क। हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 200 गुना 50 बटा में 140। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा 7, 2 से काटें 100 तो ये आ जाएगा 500 बटे 7। तो हमारा आंसर आ गया 500 बटे 7 दिन तक भोजन चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक किले में 120 सैनिकों के लिए 35 दिन का राशन है। 15 दिन बाद 40 सैनिक चले गए तो शेष राशन कितने दिन चलेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, कह रहे 120 सैनिकों के लिए 35 दिन का भोजन है। तो पहले तो व्यक्तिक्रमानुपात पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि ये इन्वर्स लॉजिक है। फिर 15 दिन बाद 40 सैनिक चले गए, मतलब 15 दिन तक उन्होंने खाना खाया, फिर 40 चले गए। इसका मतलब अभी सैनिक कितने हैं, तो पहले सैनिक थे 120, दिन थे 35, उसमें से 15 सैनिक चले गए, 15 दिन का खाना खा लिया, 40 सैनिक चले गए। अभी की जो कंडीशन है 80 सैनिक हैं और खाना कितने दिन का बचा है 20 दिन का। अब लॉजिक ये है, अगर 120 सैनिक 35 दिन खाना खाते हैं जिसमें से 15 दिन का खाना खा लिया गया है, तो 120 सैनिक 20 दिन तक खाना खा सकते हैं। तो देखो 15 दिन का 35 दिन का भोजन था, राशन था, 15 दिन का राशन कंज्यूम हो गया। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अभी जो राशन है वो 20 दिन का राशन है, वो भी किसके लिए 120 सैनिक के लिए। तो देखो सैनिक चले गए तो डेज तो ज़्यादा लगेंगे क्योंकि उनको कंजप्शन कम हो जाएगी। तो अभी इसका मीनिंग है 15 दिन का, यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है। तो ये मीनिंग है 120 सैनिक अगर वही राशन कंज्यूम करेंगे तो कितने दिन चलेगा। अगर 120 सैनिक हैं तो वही राशन कितने दिन चलेगा 20 दिन। अब यहाँ 35 नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो राशन हमारे पास है ही नहीं तो उसके बारे में क्यों बात करें कि 15 दिन का राशन तो उन्होंने खा लिया, तो अब बात जो चल रही है वो 20 दिन का है। सिंपल सा मीनिंग ये बच गया, 120 सैनिक 20 दिन तक राशन खा सकते हैं। कह रहा वही राशन जो बच गया 40 सैनिक चले गए तो कौन खाएगा 80 सैनिक, और दिन हमसे पूछ रहे हैं तो एक दूसरे का उल्टा चल रहे हैं। ये हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में देखा ही था। तो मल्टीप्लिकेशन 120 गुना 20 बराबर 80 गुना क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 10 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 दिन। तो ये जो भोजन है ये चलेगा 30 दिन के लिए। तो लॉजिक क्या था, 120 दिन का भोजन 35 दिन, तो 35 में से 15 दिन का भोजन तो हो गया, बचा कितने दिन का 20 दिन का। तो 120 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन पड़ा है। जो खाना कितने जनों ने 80 जनों ने, तो इसका मतलब वो खाना चलेगा 30 दिन। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाए तो खपत में कितने % की कमी करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। तो क्या कह रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, ये 20% मूल्य बढ़ गया, खपत में कमी पूछ रहा है। खपत का मतलब होता है कंजप्शन, तो मूल्य मतलब प्राइस, खपत का मतलब कंजप्शन, फिर प्राइस, फिर कंजप्शन। तो मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब पुराना मूल्य था 5, नया मूल्य 6, 20% का रेशो बढ़ गया, मतलब 100 120 5 6 ये आ जाएगा। तो मूल्य का रेशो आ जाएगा 5 6। अब कंजप्शन के बारे में हमें पता ही नहीं, तो मैंने यहाँ लिख लिया x और यहाँ लिख लिया y, ये मैंने कंजप्शन लिख लिया। दोनों में से कोई नहीं पता था तो मैंने एक को x एक को y लिख लिया। अब अगर प्राइस बढ़ेगा तो खपत में क्या करनी पड़ेगी कमी, तभी खर्चा सेम रहेगा। किसी व्यक्ति के पास 200 रुपये है, वो 200 रुपये में कुछ सामान लेके आता है, मान लो 2 किलो चीनी लेके आता है, तो 200 रुपये में 2 किलो चीनी आती है। अब चीनी का रेट बढ़ गया, अब 200 रुपये में चीनी क्या आएगी कम आएगी, तो उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा कम। रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन उसकी खपत कम हो जाएगी। तो इसका मतलब प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे क्या चलते हैं उल्टा। तो रिवर्स में क्या लॉजिक था मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ लॉजिक क्या आएगा 5 गुना x बराबर 6 गुना y। तो x बटे वाई हमारे पास आ जाएगा 6 बटे 5। अब आगे देखो, अब ये प्राइस है 5, कंजप्शन x, ये प्राइस है पुराना, तो मतलब x कौन सी कंजप्शन है पुरानी कंजप्शन थी 6, y है नई कंजप्शन 5, 6 नया प्राइस है बढ़ने के बाद, तो y भी क्या होगी नई कंजप्शन। तो कंजप्शन में क्या हो रही है कमी, कितने की 1 की,
कितने पर, 6 पर, गुना में 100। तो खपत में कमी आ गई 16 सही 2/3%। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 16 महीने तक बचत करके एक कार खरीदता है। यदि उसे कार 12 महीने में खरीदनी हो तो बचत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो पहले तो बताया मंथ, फिर क्या बताया बचत, तो यहाँ तो आ गया मंथ सेविंग, फिर मंथ सेविंग। कितने मंथ, 16 मंथ, कितने मंथ, 12 मंथ। अब किसी व्यक्ति को कार खरीदनी है, 16 मंथ में कुछ सेविंग की, अब सेविंग 12 मंथ में की रहेगी। अगर सेविंग के मंथ कम हो गए तो पर मंथ सेविंग क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, तभी तो कार आएगी। सपोज करो वो हर महीने 100 रुपये सेव कर रहा था, तो 16 महीने में उसने 1600 रुपये सेव किए, तो कार का मूल्य होगा 1600, उसने कार खरीद ली। अब वही कार उसे 12 महीने में खरीदनी है, तो 1600 रुपये सेव करने हैं। अब हर महीने 100 रुपये सेव करेगा तो 1200 ही होंगे। इसका मतलब उसे अपनी सेविंग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर मंथ कम होंगे तो सेविंग बढ़ जाएगी। इसका मतलब मंथ और सेविंग एक दूसरे क्या चलते हैं, उल्टा। सेविंग के बारे में कुछ पता नहीं तो यहाँ x लिख दिया, वहाँ क्या लिख दिया y। 16 गुना x, गुना क्यों आया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, बराबर 12 गुना y, x बटे y आएगा 3/4। ये पुरानी सेविंग है, ये नई सेविंग है। इंक्रीमेंट कितने का है, 1 का, 1 बढ़ गया कितने पे, 3 पे, गुना में 100। तो उसे अपनी सेविंग 33 से ही 1/3% बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आपके पास दोनों लॉजिक आ गए। इसमें आपका समानुपात भी लगेगा और इन्वर्स प्रोपोर्शन भी लगेगा, इसमें दोनों लॉजिक है। अब ध्यान से देखना। 40 व्यक्ति 50 दिन 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिन 40 व्यक्ति 500 ग्राम चावल खाएंगे। ठीक है, तो पहले है पर्सन, फिर है डेज, फिर है राइस। ठीक है, उधर भी ऐसे ही आ जाएगा, पर्सन, डेज और राइस चावल। 40 व्यक्ति, दिन बताए हैं 50, चावल बताया 200 किलो, फिर पर्सन बताए हैं पता नहीं कितने हैं, और सॉरी 40 व्यक्ति, पर्सन है वापस 40, डेज पूछ रहा है, और ये बताया 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो। ये किलोग्राम में तो वहाँ भी किलोग्राम में आएगा, ये आ गया। अब देखो, तो मैंने आपको बताया था जब हम दो चीज़ों की बात करें हम तीसरे की बात नहीं करेंगे। तो मैं पहले इन दोनों की बात करता हूँ, तीसरे को छोड़ दिया। पर्सन और डेज, अगर पर्सन बढ़ेंगे तो जितने भी चावलों से फिक्स मानना है, चावल को जब हम इन दो की बात कर रहे हैं तो थर्ड को फिक्स मानना है। अगर व्यक्ति बढ़ेंगे तो वही चावल खाने में दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरा क्या चल रहे हैं, उल्टा। तो ये एक दूसरे उल्टा चल रहे हैं, तो ये हो गया इन्वर्स समानुपात। अब मैंने डेज को छोड़ दिया, पर्सन और चावल। ठीक है, दिन तो उतने ही हैं। अगर व्यक्ति बढ़ेंगे, अगर मैं व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाऊंगा तो चावल क्या होंगे, जैसे दिन तो उतने दिन ही खाना है, अब व्यक्ति बढ़ाऊंगा तो चावल जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो उससे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। दिन तो 50 ही लगने चाहिए ना। कंडीशन तो यह है कि जब अब मैं डेज, पर्सन की बात और चावल की बात कर रहा हूँ, दिन 50 ही लगने चाहिए। अगर मैं व्यक्ति बढ़ा दूंगा तो दिन तो 50 लगेंगे ही नहीं, तो दिन 50 लगाने के लिए मुझे चावल भी क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब पर्सन और राइस एक दूसरे के क्या है, समानुपात। तो ये दोनों समानुपात हैं, ये इसका इन्वर्स समानुपात है। अब बाकी दो को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका एरो वैसे ही पता लग चुका है, ये आपका एक दूसरे के इन्वर्स समानुपात है। तो अब देखो, अब लॉजिक क्या कहता है, जहाँ समानुपात है वहाँ तो डिवाइड करना है, जहाँ इन्वर्स प्रपोर्शन है वहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो P और D इनका तो होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इन्वर्स है, इन्वर्स में मल्टीप्लाई होता है। और R क्या है, प्रपोर्शन में, तो उससे क्या होगा, डिवाइड। तो रिजल्ट आएगा 40 गुना में 50 बटे में 200 बराबर 40 गुना क्वेश्चन मार्क बटे में हाफ, बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा 4, फिर यहाँ आ जाएगा 10, उधर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 1/8 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 500 ग्राम चावल को खाने में 40 व्यक्तियों को 1/8 दिन लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना सकते हैं। तो पहले आगे लेंथ, फिर आगे पर्सन, फिर आगे डेज, उधर भी सेम ही आएगा। तो अब देखो, अगर मैं डेज को फिक्स रखना चाहता हूँ, पहले मैं लंबाई और पर्सन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पर्सन बढ़ाऊँगा तो मेरा जो दीवार है जल्दी बन जाएगी, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। दिन तो फिक्स रखने हैं, तो मुझे दीवार की लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब लंबाई और नंबर ऑफ पर्सन एक दूसरे के क्या हैं, समानुपात। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। उसके बाद मैं पर्सन और डेज की बात कर रहा हूँ। अब मैंने लंबाई को फिक्स कर दिया। अगर मैं पर्सन बढ़ाऊँगा तो उसी दीवार को बनाने में दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। अब लंबाई फिक्स रखनी है तो एक दूसरे के क्या आ गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ गए। तो अब डेटा लिख लेते हैं पहले। 140, 36, 21, उधर आ जाएगा 50। पहले लंबाई, फिर पर्सन, फिर डेज। सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले लंबाई लिखी है, फिर पर्सन लिखे हैं, फिर डेज। इधर भी लंबाई, फिर पर्सन, फिर डेज, ये आ गया। तो अब देखो, ये दोनों समानुपात हैं, तो समानुपात में क्या लगता है, डिवाइड। अब ये दोनों क्या हैं, इन्वर्स समानुपात, पर्सन और डेज। तो इसमें क्या लगेगा, इन्वर्स समानुपात। इन्वर्स समानुपात क्या कहता है, मल्टीप्लाई। कह रहा है इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करो और इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अब देखो, तो लॉजिक क्या बन जाएगा, तो 36 गुना में 21 बटे में 140 बराबर 50। और लंबाई बटे में लिखी है, सॉरी यहाँ 50 नहीं आएगा। तो लास्ट वाले दो का मल्टीप्लाई 15 गुना क्वेश्चन मार्क बटे में 50। तो आपको जिन दो के बीच में समानुपात का लॉजिक है उन्हें तो आपको क्या करना है, डिवाइड, और जहाँ पर आपके पास इन्वर्स समानुपात है वहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, पहले 0 से 0 काट देते हैं। यहाँ पर आएगा 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। फिर आ जाएगा 18 तिया दूना 36, 5 तिया 15, 3 से 3 कट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 18 दिन। तो उस दीवार को बनाने में 15 आदमियों को कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। तो इस तरह से आपको लॉजिक बना सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप बड़े इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि जहाँ समानुपात है वहाँ तो डिवाइड आता है, जहाँ इन्वर्स समानुपात है वहाँ मल्टीप्लाई आता है। अब समानुपात सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 2:3 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क, सबको पता है इसे 2/3 बराबर 6 बटा क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है, क्योंकि इस साइन का मतलब क्या होता है, समानुपात। बट अब मैंने आपको कुछ ऐसा बताया है कि ये समानुपात का साइन दो तरह से यूज़ होगा, ये समानुपात में भी यूज़ होगा और इन्वर्स प्रोपोर्शन में भी यूज़ होगा। बस डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये दोनों डिवाइड होंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बड़ी इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चैप्टर कौन सा मैटर नहीं करता, मैंने आपको अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करके बताए हैं अभी। तो इस तरह से आप इन्वर्स और प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को यूज़ कर सकते हो। ये इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड का मतलब होता है पहले ऐसा हुआ तो बाद में ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर पहले आपको डेटा दे देगा, बाद में आपसे पूछ लेगा, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन देके। बस आपको ये सोचना था मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। मल्टीप्लाई क्यों करना है, डिवाइड क्यों करना है, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मोहित सर क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में लिखो मोहित सर क्लासेस, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन पर आपको मोहित सर क्लासेस का सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा। ये अपलोड होना शुरू हो चुका है, आज मैथ के काफ़ी चैप्टर अपलोड किए हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपको इस पर ऑनलाइन क्विज़ मिल जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये सारे वीडियोज़ भी आपको इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।